गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने आणविक कक्षकों के बारे में तरंग फलनों का अध्ययन किया था। तरंग फलनों की ऊर्जा के बारे में हम यहाँ पे जानकारी कर रहे थे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की हम बात कर रहे थे, जहाँ पे हम क्वांटम की बात कर रहे थे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर कैसे हमारी कैलकुलेशंस होती हैं, कैसे हमारी एनर्जी निकलती है, उन सब के बारे में हम बात कर रही थी। तो सबसे पहले हमने तरंग फलनों द्वारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से आणविक कक्षकों की ऊर्जा की गणना करना सीखा था। वो गणना करना सीखा था, उसके अंदर मैंने आपको बहुत सारी इक्वेशंस बताई थी। उन इक्वेशंस के लिए मैंने कुछ आपको इक्वेशंस के अंदर मैंने 5 इक्वेशन तक आपको स्टडी करवाई थी। फिर उसके बाद में मैंने कुछ वैल्यूज आपको दी थी। उन वैल्यूज को पुट करने के लिए मैंने आपको समीकरण के अंदर पुट करना था, और उसके बाद में एक नया समीकरण बन के सामने आया था। जो समीकरण था हमारा E इक्वल टू हमारा क्या था, C1 स्क्वायर HAA प्लस हमारा क्या था कि हमारे पास जो एक एग्जाम्पल मैंने दिया था A प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, तो इसमें क्या था C1 स्क्वायर HHA प्लस C1 C2 वही था आपका। इसको खोलने के बाद, ब्रैकेट खोलने के बाद में जो हमारे पास में वैल्यूज मिलती हैं उनको करने का। फिर HAB यानी कि C1 C2 के साथ में जो वैल्यूज थी उनको हमने पुट किया था। फिर C2 स्क्वायर HBB अपॉन नीचे हमारे कौन कौन सी वैल्यूज आई थी, S वाली वैल्यू C1 स्क्वायर SAA प्लस 2C1 C2 SAB प्लस C2 स्क्वायर SBB। तो ये हमारे पास में वैल्यूज आई थी, ठीक है। अब इन वैल्यूज के बाद में हमें क्या पता चला था कि हमने जो इक्वेशंस बनाई हमारे पास में ये इक्वेशन, ये HAA HAB HBB SAA SAB और SBB, ये जो हमारे पास में वैल्यूज थी इनको हमने शॉर्ट रूप में वैल्यूज बनाई थी बड़ी बड़ी इक्वेशंस की। तो ये तो था हमारा इक्वेशन नंबर 7। यहाँ तक की बात अपने पिछले वीडियो में कर ली थी। और अब हम जब इस एनर्जी की गणना करते हैं तो हम कुछ डेरिवेशंस का समाकलन करते हैं, इंटीग्रल करते हैं। तो अतिव्यापन समाकलन जब हम करते हैं, दो परमाणुविक कक्षकों के अतिव्यापन की जो सीमाओं का एक्सटेंशन करते हैं, उनको नापा जाता है, तो जो बंध की मजबूती होती है वो अपर बॉन्ड जो बाउंड होती है, मजबूती जो होती है वो अपर बाउंड होती है। मतलब क्या है कि उसकी जो ग्राउंड स्टेट की बात वो नहीं करता है जब अतिव्यापन इंटीग्रल करते हैं, हम अतिव्यापन समाकलन करते हैं। इसलिए ग्राउंड स्टेट की एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए हम वेरिएशन थ्योरम जो होती है, परिवर्तन सिद्धांत, वेरिएशन थ्योरम जो होती है उसका हम यूज करते हैं, क्योंकि अतिव्यापन समाकलन हमेशा अपर लिमिट्स को बताता है। ग्राउंड स्टेट की एनर्जी को कभी भी आपका जो अतिव्यापन समाकलन है वो शो नहीं कर पाता। इसलिए हम वेरिएशन थ्योरम जो होती है हमारे पास में, परिवर्तन सिद्धांत जो होता है वो हम यहाँ यूज करेंगे। अब परिवर्तन सिद्धांत में क्या होता है, जो हमारे पास में C1 और C2 जो हमारे पास में कोफिशिएंट थे, मिश्रण गुणांक जो थे, मिश्र गुणांक जो थे हमारे पास में, उनके सही मान लेंगे जो एनर्जी के क्या होंगे, निम्नतम लोवेस्ट वैल्यू के मान को या निम्नतम मान को दर्शाएंगे। इसका मतलब क्या है, E का जो मान होता है वो C1 से व C2 के परिपक्ष में क्या होता है, उसका परिवर्तन 0 के बराबर होता है। यानी कि 0 नहीं होता लेकिन 0 के बराबर होता है। कुल मिला के उनका जब डिफरेंशिएट करते हैं और इसका डिफरेंशिएशन CI क्यों लिखा है, क्योंकि ये CI का मतलब है यहाँ मैं C1 भी ले सकती हूँ और C2 भी ले सकती हूँ। तो इसका जो परिवर्तन आएगा वो 0 के बराबर आएगा। इट्स मीन हम क्या कह सकते हैं, परिवर्तन यहाँ है वेरिएशन थ्योरम के अकॉर्डिंग डेल C1 इक्वल टू 0, या लिख सकते हैं हम डेल E डेल C2 इक्वल टू 0। यानी कि ओवरऑल जो हमारी इक्वेशंस की वैल्यू होंगी वो किसके बराबर होंगी, 0 के बराबर होगी। इसलिए हम जब इनका डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारे पास में कुछ वैल्यूज आती हैं। अब इसका हम जब ये तो E की वैल्यू है, और हम जब डेल E अपॉन डेल C1 इसका जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारे पास में C1 स्क्वायर, अब देखो आप बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हो या फिर मैथ्स के स्टूडेंट्स हो, फिजिक्स के अंदर इसका डिफरेंशिएशन किया जाता है तो फॉर्मूला बेसिस पर्टिकुलर होता है। सिंपली आपको ये फॉर्मूला फॉलो करना होता है, A प्लस जो B का होल स्क्वायर मैंने बताया था क्या होता है, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, ये इसका एक फॉर्मूला होता है। उसी के अकॉर्डिंग हमने ये कर, देखो यहाँ पे इसको A मान लो, इसको B मान लो, तो ये क्या हो जाएगा, 2AB हो जाएगा। सेम टू सेम यही प्रोसेस चलती है। तो हम क्या कर सकते हैं, C1 का स्क्वायर, और हम पहले S वाले को लेते हैं, SAA आ गया प्लस 2C1 C2 SAB प्लस C2 का स्क्वायर SBB,
ये एक वैल्यू आ गई। अब इसके साथ में हम H वाली वैल्यूज लेते हैं, तो H वाली क्या हो जाएगी 2C1 हमारे पास ऑलरेडी था, HAA प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा 2C2HBB। A और B को हमने इसके साथ में किया। अब इसके साथ में नीचे कौन सी वैल्यूज आएंगी, तो देखो नीचे वही वैल्यूज आएंगे हमारे पास में, कौन सी, ये वाली, बस इसका स्क्वायर करना है। तो क्या हो जाएगा C1 स्क्वायर SAA प्लस 2C1C2 SAB प्लस C2 स्क्वायर SBB का होल स्क्वायर, ये हमारे पास में आता है। और इसके माइनस के अंदर हमारे पास में कौन सी वैल्यूज आ जाएंगी, सेम, क्योंकि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हमें लोवेस्ट लिमिट भी चाहिए, तो अपर लिमिट तो हमारी ये हो गई और लोवेस्ट लिमिट की हमारी कौन सी हो जाएगी C1 स्क्वायर SAA प्लस, जो देखो सेम टू सेम वही है, लेकिन हम यहाँ पे SA के साथ में नहीं करेंगे, SA का H के साथ में किया और अब H वाले का करेंगे S वाले के साथ में, C1 स्क्वायर HAA प्लस 2C1C2 HAB प्लस C2 स्क्वायर HBB, ये तो एक ब्रैकेट में हो गया। दूसरा हमें क्या लिखना है, 2 अपना जो पहले ऑलरेडी था 2C1 SAA प्लस 2C2 SBB, ये हो गया। H वाले का S के साथ में, S वाले का H के साथ में, नीचे सेम टू सेम वही वैल्यूज रहेंगी आपके पास में, C1 स्क्वायर SAA प्लस 2C1C2 SAB प्लस C2 स्क्वायर SBB स्क्वायर। देखो ये इंटीग्रेशन के बाद का रिजल्ट है और ओवरऑल क्या आ जाएगा 0, ये हो गया इक्वेशन नंबर 8। ठीक है, ये जो इक्वेशन है वो इक्वेशन आपको देखनी ही पड़ेगी, ये A प्लस बी का हो जो होल स्क्वायर है उसी का रूप है। ठीक है, ओपन करने के बाद में वैसे ही फॉर्मूला बेसिस के अकॉर्डिंग होता है, और ये AB है, ये A प्लस बी के होल का होल स्क्वायर है, ये AB का है, दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास में इसका जब हम समाकलन करते हैं, कौन सा समाकलन, वेरिएशन थ्योरम के अकॉर्डिंग जब हम इसका समाकलन करते हैं तो हमारे पास में ये वैल्यूज आती है। अब इस वैल्यूज को आने के बाद में हम ओवरऑल क्या कह सकते हैं कि हमारे पास में कौन कौन सी वैल्यूज आती हैं, तो हम बताते हैं इसके बारे में। इस समीकरण नंबर 8 से हमारे पास में C1 HAA प्लस C2, ध्यान रखना यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ, C2 HAB, मैंने BB नहीं लिखा है, C2 HAB। अब इसकी हमारे पास में जो वैल्यूज आती है वो कैसी आती है, देखो C1 स्क्वायर HAA प्लस 2C1C2 HAB प्लस C2 स्क्वायर HBB, ये तो B वाली हमारे पास ओवरऑल पहले भी ऐसी है हमारे पास में इक्वेशन थी, ये तो है ही है। इसके साथ में मल्टीप्लाई में कौन सी वाली आ रही है, S वाली, तो ये S वाली जो हमारे पास में आ रही है, ये S वाली को हम कैसे लिखेंगे, C1 क्या कैसे लिखेंगे, C1 SAA प्लस C2 SAB। देखो यहाँ पे BB है, यहाँ पे AB है, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा C1 SAA प्लस C2 SAB, C1 SAA प्लस C2 SAB, ये हमारे पास में दूसरा ब्रैकेट हो गया। लोअर के अंदर हमने पहले लिख रखा था कौन सा, C1 स्क्वायर SAA प्लस 2C1C2 SAB प्लस C2 स्क्वायर SBB, ये हो गई हमारे पास में इक्वेशन नंबर 9, जो मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट लाइन। ये आपको याद हो डिफरेंशिएशन तो करिए, नहीं याद होता है तो केवल आपको क्या याद रखनी है, इक्वेशन नंबर 9, क्योंकि हमारी जितनी भी इक्वेशंस हैं वो इक्वेशन नंबर 9 से ही हमारी स्टार्ट होती है। अब हम क्या करते हैं, फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 7 एंड इक्वेशन नंबर 9 वी ऑब्टेन कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 7 जो मैंने आपको स्टार्टिंग में E की वैल्यू लिखी थी उसका, और इक्वेशन नंबर 9 जो हम यहाँ पे किसकी वैल्यू लिख रहे हैं, C1 HAA प्लस C2 HAB की जो वैल्यूज लिख रहे हैं वो। अब देखिए वहां पे हमारे पास में क्या था, ये जो वैल्यूज हैं ये सारी वैल्यू किसके बराबर थी, इक्वेशन नंबर 7 की बात कर रही है, किसके बराबर थी, E के बराबर थी। ठीक है, और E के बराबर होने के बाद हमारे पास एक्स्ट्रा वैल्यू क्या आई है, ये वाली, क्योंकि E बराबर ये जो वैल्यू है वो किसके बराबर थी, E के बराबर कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 7 में, और एक्स्ट्रा क्या आया, C1 SAA प्लस C2 SAB। तो हम जब इक्वेशन नंबर 7 से इक्वेशन नंबर 9 की तुलना करते हैं तो हमारे पास में ओवरऑल जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, देखिए हमारे पास में जो रिजल्ट आता है वो आता है C1 HAA प्लस
C2H इक्वल टू, इस टोटल को हमने क्या कह दिया, कैपिटल E, और ब्रैकेट में हमारे क्या पास में आ जाएंगे, क्या बचा, C1SAA प्लस C2SA और B। ये हमारे पास में इक्वेशन बन गई। अब हम क्या कहते हैं कि हमारे पास में पहले बताते हैं कि परिवर्तन समाकलन जो हम कर रहे हैं उसके अंदर हमारे पास में अपर लिमिट और लोअर लिमिट या डिफरेंशिएशन जो करते हैं वो ओवरऑल किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो हम इस पूरी इक्वेशन को 0 के बराबर करते हैं, तो ये जो वैल्यू हम इधर लेके जाएंगे तो माइनस की हो जाएगी, कैसा होगा, C1HAA प्लस C2HAB। ई वाली ये सारी इक्वेशन उठा के ऐसे कैसे रखेंगे तो कैसा हो जाएगा, माइनस ई ब्रैकेट वैसे का वैसा C1SAA प्लस C2SAB ओवरऑल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। मैंने यहाँ पे 0 कर दिया है। अब देखिए इसको ब्रैकेट को खोलेंगे तो हमारे पास में कैसे आ जाएगा, C1HAA प्लस C2HAB माइनस ई ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस का निशान आ रहा है, मल्टीप्लाई में क्या हो रहा है, C1SAA माइनस वैसे का वैसा, ई वैसे का वैसा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, C2SAB इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब देखो यहाँ पे भी C1 है और यहाँ पे भी क्या है, C1 है, तो हम C1 कॉमन लेते हैं, तो किन में C1 कॉमन आएगा, C1, यहाँ पे तो क्या बच जाएगा, HAA और इधर क्या बच जाएगा, E और SAA, ठीक है। फिर हमने क्या लिया, C2 कॉमन ले लिया, तो प्लस C2 कॉमन लिया, C2 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा, HAB और इधर वाले में क्या बचा, देखो यहाँ पे भी C2 है और यहाँ पे भी क्या है, C2, तो C2 कॉमन ले लिया, क्या बचा, माइनस ESAB इक्वल टू 0। तो हमारे पास में दो इक्वेशन हो गई, कौन कौन सी, C1HAA माइनस ESAA प्लस C2HAB माइनस ESAB, हमारे पास में ये इक्वेशंस हमारे पास में आ गई है। अब हम देखो इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन नंबर 9 तक हमारी बात हो गई थी, इक्वेशन नंबर 10 हो गई। अब हम क्या करते हैं, मिनिमाइजिंग ऑफ कैपिटल E, minimizing of capital E with respect to the C2 by the remaining that आपका डिफरेंशियल स्टेट E अपॉन डेल C2 इक्वल टू 0। तो हम क्या डोनेट करेंगे, ये तो हमारे पास में किसकी वैल्यू आ रही थी, डिफरेंशिएशन जब हमने C1 का किया था, अब हम C2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास में जो वैल्यूज आएंगी वो ऐसी आएगी, C1HAB माइनस ESAB प्लस C2, हमारे पास में क्या बच जाएगा, HBB माइनस ESBB। देखो यहाँ पे AA के साथ में हुआ था और यहाँ पे BB के साथ में, हम जब 2 की बात करते हैं, जब हम 2 की बात करते हैं तो हमारे पास में ये इक्वेशन आती है। तो ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 11। ये डिफरेंशिएशन आ गया हमारे पास में डेल E अपॉन डेल C1 का, और ये आ गया हमारे पास में डेल E अपॉन डेल C2 का इक्वल टू 0 और इसका समीकरण ये और इसका समीकरण ये हमारे पास में आ गए। ये जो दोनों समीकरण होते हैं, इक्वेशन नंबर 10 और इक्वेशन नंबर 11, इनको बोलते हैं सेकूर समीकरण। क्या बोला जाता है, सेकूर समीकरण। जब इनको मैट्रिक्स के रूप में लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, देखिए मैट्रिक्स ये भी फिजिक्स में आती हैं आपकी, या मैथमेटिकल पोर्शन में आती हैं, तो थोड़ा सा इसको जब हम समझते हैं तो थोड़ा सा टिपिकल लगता है, लेकिन इतना ज़्यादा टिपिकल नहीं होता ये। देखिए इसमें जब हमारे पास में ये वैल्यूज़ आ रही हैं, तो जब हमारे पास कोफिशिएंट होते हैं तो मैट्रिक्स में कोफिशिएंट को एक साथ लिखा जाता है, यानी कि अलग लिखा जाता है, बाकी सारी वैल्यूज़ को एक जगह लिखा जाता है। तो इसमें क्या क्या बचा है हमारे पास में, HAB और यहाँ पे ESAA। तो देखो पहले लिखेंगे HAA माइनस ESAA वाली वैल्यू हो गई, फिर प्लस माइनस इसमें कभी भी नहीं लगता, जब हम मैट्रिक्स में लिखते हैं तो प्लस माइनस नहीं लगेगा, फिर HAB है इधर और माइनस ESAB। अब ये जो हमारे पास में वैल्यूज आई हैं, ये किसकी वैल्यूज आई हैं, C1 के साथ में वैल्यूज आई हैं, और दूसरा कोएफिशिएंट हमारे पास में क्या है, C2। तो एक तो इनका हो गया मैट्रिक्स और एक इनका मैट्रिक्स हो जाएगा। नीचे वाला हमारे पास में क्या बचा है, HAB माइनस ESAB और इधर क्या हो जाएगा, HBB माइनस ESBB।
ये मैट्रिक्स का फॉलो हो गया हमारे पास में। अब जब हम इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास में जो इक्वेशंस आ रही हैं, इस इक्वेशन को नंबरिंग देंगे, टोटल मिला के किसके बराबर होते हैं, मैट्रिक्स और 0 के बराबर होगा, क्योंकि इसके अंदर सारी जो चीज़ें होंगी वो 0 के इक्विवेलेंट हो जाएंगी। अब हमने जो इक्वेशन की है, यहाँ हमारे पास में इक्वेशंस जो आई हैं, इन इक्वेशंस के अंदर हम कोफिशिएंट को हटा देंगे, तो ये होगी इक्वेशन नंबर 12। कोफिशिएंट को हटाएंगे ये वाला, यानी कि C1 और C2 को हम हटा देंगे, तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 13। तो हमारी इक्वेशन कहाँ तक हो जाएगी, मैट्रिक्स हमारे पास यहीं तक रहेगी। जब हम कोफिशिएंट हटा दें तो हमारे पास में वैल्यूज ये आती हैं, और ऑल इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर हो गई 30। यहाँ तक की हमारी बात हो चुकी है। सेकंड C1 और C2 जो हमारे पास में कोफिशिएंट थे, मिश्र गुणांक थे, उनका डिटर्मिनेशन हम शून्य के बराबर कर देते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 13 आ गई। अब बात करते हैं हाइड्रोजन अणु आयनों के लिए। हम जब हाइड्रोजन अणु आयनों के अंदर HAA बराबर HBB, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन अणु के अंदर दोनों जो परमाणु पार्टिसिपेट करते हैं, अगर वो दोनों समान हैं, तो हमारे पास में जो इक्वेशंस आती है वो कैसे हो जाएगी, मैट्रिक्स के अंदर हमने देखा था ना, हमारे पास में 13 इक्वेशन थी। HAA हमारे पास माइनस ESAA, और इधर बना था हमारे पास में HAB माइनस ESAB, ये हमारे पास में ऑलरेडी हमारे पास में आ चुकी थी। अब जो हमारे पास में जो आया था उसको HAB माइनस ESAB, और यहाँ पे हमारे पास में जो 13 इक्वेशन थी वहाँ पे था HBB माइनस ESBB। तो हम BB की जगह हम क्या लिख सकते हैं, BB को AA लिख सकते हैं या AA को BB लिख सकते हैं, हम जैसा भी चाहे इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो हम BB की जगह हम क्या लिख रहे हैं, AA स्मॉल a, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, HAA माइनस ESAA, ये वाली थी, इसको हमने चेंज कर दिया इसके अंदर। और ओवरऑल मैट्रिक्स हमारे किसके अकॉर्डिंग है, हमारे पास में 0 के अकॉर्डिंग। ये हमारे इक्वेशन नंबर है हमारे पास में, जो हमने 13 को मॉडिफाई किया है जब हमने हाइड्रोजन परमाणु जो अणु हैं उनके परमाणुओं को समान माना है तब। ओवरऑल हमारे पास में रिजल्ट्स आते हैं HAA माइनस ESAB का होल स्क्वायर, दूसरा क्या आता है HAB माइनस ESAB का होल स्क्वायर। अब ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्विवेलेंट। जब हम इसका स्क्वायर हटाएंगे, ये हो गए हमारी इक्वेशन नंबर 14। जब हम इसका स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस और माइनस दोनों, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इक्वेशन साइन हमारे पास में आएंगे, तो क्या हो जाएगा HAA माइनस ESAB is equal to positive plus and negative HAB minus ESAB। ये इक्वेशन हो गई हमारे नंबर 15। ये तो थी हमारी ऊर्जा की गणना। अब हम क्या करते हैं कि अगर हम चाहें तो तरंग फलनों के द्वारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की सममित ऊर्जा स्तर की और असममित ऊर्जा स्तर की भी एनर्जी शो कर सकते हैं। तो समीकरण 14 के लिए हम 2 रूट्स या 2 हल निकाल सकते हैं। कैसे वाले हल निकालेंगे, इसके अंदर हम सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक दोनों के लिए लिख सकते हैं। सिमेट्रिक के लिए हम यूज करते हैं, सिमेट्रिक ऊर्जा स्तर के लिए हम ऊर्जा जब डोनेट करते हैं सममिति के लिए तो ES से करते हैं, या इसको बोल सकते हैं E प्लस E पॉजिटिव, या इसको E1 से डिनोटेड कर सकते हैं। एसिमेट्रिक के लिए हम EA या E नेगेटिव या E2 से डिनोटेड कर सकते हैं। ये हमारे पास में समीकरण 14 को मॉडिफाई करके हम इक्वेशंस बना रहे हैं। अब हमारे पास में 2 इक्वेशंस बनेंगी, एक पॉजिटिव इक्वेशन बनेगी और एक नेगेटिव इक्वेशन बनेगी। तो HAA प्लस, ध्यान रहे HAA और HAB, ये हमारे पास में एक वैल्यू है 1 प्लस SAB। अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव का साइन लेते हैं तो वो तो हो जाएगा सिमेट्रिक, और अगर इसकी जगह हम लेते हैं नेगेटिव का साइन 1 माइनस SAB, तो वो कौन सा हो जाएगा, एसिमेट्रिक। तो हम कह सकते हैं कि या तो ES कह दो, सममित ऊर्जा स्तर कह दो, E प्लस कह दो या E1 कह दो, ये सारे के सारे सममिति वाले ऊर्जा स्तरों का नाम है। EA कह दो, चाहे E माइनस कह दो या E2 कह दो, ये सारे के सारे क्या किसके हैं, असममित ऊर्जा स्तरों के मान हैं। ये जो इक्वेशन नंबर 16 एंड इक्वेशन नंबर 17, ये आगे हमारे जो हम पढ़ेंगे आणविक कक्षकों के तरंग फलन, उसके अंदर भी हमारे काम में आएंगे। तो ये जो हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की जो कैलकुलेशंस हैं या हमारे पास जो समीकरण हमारे पास में बन रहे हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड है। आपने देखा होगा पहले तरंग फलनों का समीकरण आया था, वो तरंग फलनों के समीकरण से पूरी इक्वेशन डेरिवेशन बनी है। अब इस डेरिवेशन के अंदर हमारे पास में जो इक्वेशंस आई हैं 14, 15, 16 और 17, इन चारों 5 इक्वेशन से हमारे आगे की इक्वेशंस चलेंगी
आणविक कक्षकों के तरंग फलन चलेंगे, उसके बाद में इनके आपके सममित कक्षकों के संकृत कक्षकों के sp, sp2, sp3 इनके अंदर कैसे मॉलिक्यूलर और आणविक कक्षकों की ऊर्जा वगैरह सारे सिस्टम डेवलप होते हैं, कैसे इनकी आकृति होती है, ज्योमेट्री कैसी होती है, संकरण क्यों होता है, कौन कौन से कक्षक पार्टिसिपेट करते हैं, कितना % में पार्टिसिपेट करते हैं, ये सारी चीजें हम आगे डिस्क्राइब करेंगे। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमने आपको इसमें डिस्क्राइब किया है, आपका तरंग फलनों द्वारा आणविक कक्षकों की ऊर्जा की गणना करना। आगे हम बात करेंगे आणविक कक्षकों के तरंग फलन कैसे ज्ञात करते हैं और उनके आगे की वैल्यूज बात करेंगे। थैंक यू।